हेलो दोस्तों, नमस्कार। हिंदी प्रोफेसर एकेडमी में आप सभी मित्रों का बहुत बहुत स्वागत है। तो हम लोग पढ़ रहे हैं हिंदी साहित्य का इतिहास आदिकाल में। तो आदिकाल की जो धाराएं हैं उनको हम पढ़ रहे हैं। इसके पहले हमने सिद्ध साहित्य, नाथ साहित्य पढ़ चुके हैं। जैन साहित्य को पढ़ रहे हैं। जैन साहित्य को राज साहित्य भी कहते हैं, तो इसमें जैन साहित्य और राजसो साहित्य को पढ़ेंगे। तो सबसे पहले राज साहित्य या इसी को जैन साहित्य कहते हैं। स्थान क्या है? राजस्थान, गुजरात। सबसे ज़्यादा यहाँ ग्रंथ लिखे गए काठियावाड़ में। ठीक है। संरक्षण देने वाले राजवंश कौन थे? राष्ट्रकूट, सोलंकी एवं चालुक्य वंश। ठीक है। उसके बाद में मुख्य भाषा क्या है इनकी? अपभ्रंश। जैन साहित्य की मुख्य भाषा क्या है? अपभ्रंश है। जैन साहित्य की प्रमुख विशेषताएं अब देखते हैं। तो यह साहित्य मुख्यतः जैन कवियों द्वारा रचित है। यह आदिकाल का सर्वाधिक प्रमाणित साहित्य माना जाता है। ठीक है। जैन साहित्य रहस्यवादिता एवं दार्शनिकता के स्थान पर उपदेशात्मकता की प्रवृत्ति प्रमुखता से मिलती है। इस साहित्य में हिंदू धर्म कथाओं को जैन धर्म के सिद्धांतों के अनुरूप परिवर्तित कर प्रस्तुत किया गया है। इस साहित्य का मुख्य उद्देश्य धर्म प्रचार था। जो जैन साहित्य है इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? साहित्य का मुख्य उद्देश्य क्या था? धर्म प्रचार करना था। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इसे सांप्रदायिक साहित्य कहा है। ये भी ध्यान रखेंगे पॉइंट। शुक्ल जी का कथन तो बिल्कुल ध्यान रखेंगे। क्या कहा है शुक्ल जी ने? सांप्रदायिक साहित्य कहा है। उसके बाद में इस साहित्य में मुख्यतः प्रबंधात्मक काव्यों की रचना हुई है। किसकी? प्रबंधात्मक काव्यों की। इसका प्रधान रस क्या है? शांत रस है। ये भी ध्यान रखेंगे। जैन साहित्य का प्रधान रस क्या है मित्रों? शांत रस है। जैन साहित्य की शैलियाँ, तो जैन साहित्य की 3 शैलियाँ हैं। इनको देख लेते हैं। तो जैन साहित्य की जो शैलियाँ हैं, कौन कौन सी 3 शैलियाँ हैं उनको हम देख लेते हैं। तो चरित शैली, चरित शैली में क्या है? जैन तीर्थंकरों के चरित्र का वर्णन या प्रबंधात्मक काव्य एवं सरल काव्य रूप में है। ये ध्यान रखेंगे। आचार शैली, आचरण के नियमों का वर्णन या मुक्तक काव्य एवं उपदेश प्रधान होता है। फागु शैली, ठीक है, तीसरी है फागु शैली। तो ये शैलियाँ ध्यान रखेंगे। जैन साहित्य में मुख्य रूप से 3 शैलियों का वर्णन किया गया है। चरित शैली, आचार शैली और फागु शैली। ठीक है। तो इनमें से किसी तरह से प्रश्न बनाया जा सकता है कि जैन साहित्य में किस शैली का जिक्र नहीं किया गया है। तो चरित शैली, आचार शैली, फागु शैली, इनको ध्यान रखेंगे। इसके अलावा कोई नाम दिया होगा तो वो नहीं होगा। स्तुत परक पद, यह मुक्तक काव्य रूप में है। इसमें भक्ति का भाव सरस होता है ना। राज साहित्य मूलतः यही है। विशेषता से देख लेते हैं। एक नोट यहाँ पे देख लेते हैं। संस्कृत में रास परंपरा की प्रथम रचना, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट बन सकता है वन लाइनर में, कि संस्कृत में रास परंपरा की प्रथम रचना कौन सी है? ऋपुदारण रास। अपभ्रंश में रास परंपरा की प्रथम रचना किसमें? अपभ्रंश में। संस्कृत में रास परंपरा की रचना कौन सी? ऋपुदारण रास है। और अपभ्रंश में रास परंपरा की प्रथम रचना कौन सी है? भारतेश्वर बाहुबली रास। ठीक है। मुनि जिन विजय सूरी की है और ये यूजीसी नेट में पूछा जा चुका है। हिंदी में रास परंपरा का प्रथम ऐतिहासिक महाकाव्य कौन सा है? पंच पांडव चरित रास। ये ध्यान रखेंगे। ये तीनों पॉइंट आप ध्यान रखेंगे। उसके बाद में रास परंपरा के संबंध में विद्वानों के कथन। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी क्या कहते हैं इसको देखते हैं। जैन आचार्यों एवं कवियों की रचनाएं निस्संदेह मूल रूप में हैं। जैन आचार्यों एवं कवियों की रचनाएं निस्संदेह मूल रूप में हैं और अप्रमाणिक रूप में सुरक्षित हैं। इनके माध्यम से तत्कालीन साहित्यिक परिस्थितियों पर प्रकाश पड़ता है। वह वास्तविक और विश्वसनीय है। यदि इन जैन रचनाओं पर, चलिए देखते हैं इसमें, यदि इन जैन रचनाओं पर से जैन विशेषण हटा दिया जाए तो ये रचनाएं सिद्धों और नाथों की कोटि से भिन्न लगेंगी। 2 कारणों से हिंदी के परवर्ती साहित्य पर जैन साहित्य का प्रभाव नहीं पड़ता है।
एक तो पूरा साहित्य मध्य प्रदेश के बाहर लिखा गया, दूसरा इस साहित्य में एक धार्मिक दृष्टि की प्रधानता है। तो सारे पॉइंट मित्रों ध्यान रखेंगे, बहुत महत्वपूर्ण है। उसके बाद में आगे देखते हैं जैन साहित्य की प्रमुख रचनाकार एवं रचनाकार। जैन साहित्य के प्रमुख रचनाएं और रचनाकार। चलिए देखते हैं जैन साहित्य की प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी। तो सबसे पहले रचनाकार को लेते हैं शालिभद्र सूरी। इनकी रचना कौन सी है मित्रों? भरतेश्वर बाहुबली रास। ठीक है, रचना काल क्या है? 1184 ईस्वी। और मित्रों यूजीसी नेट में ये रचना 3-4 रचनाएं दे करके उनका समय मैचिंग करने के लिए दे दिया गया था। तो इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में समझ लेते हैं। भरतेश्वर बाहुबली रास शालिभद्र सूरी की रचना है। काव्य रूप कैसा है? ये प्रबंधात्मक खंड काव्य है, ध्यान रखेंगे, प्रबंधात्मक खंड काव्य है। कुल छंद किसमें इसमें 205 हैं। प्रधान रस कौन सा है? वीर रस है, और श्रृंगार रस और शांत रस। भाषा क्या है? अपभ्रंश है। तो ये पॉइंट ध्यान रखेंगे। भाषा अपभ्रंश प्रभावित हिंदी है। कथानक क्या है? इस रचना में भरतेश्वर यानी अयोध्या का शासक, भरतेश्वर कहाँ का शासक था? अयोध्या का, एवं बाहुबली तक्षशिला का शासक, अयोध्या का शासक और तक्षशिला का शासक के आरंभिक युद्ध एवं बाद में जैन धर्म में दीक्षा लेने के बाद अहिंसावादी दिखाया गया है। विशेष यहाँ पे नोट देख लेते हैं मित्रों, एक विशेष पॉइंट। मुनि जिन बजय ने इसे हिंदी में राज परंपरा का प्रथम ग्रंथ माना है। क्या माना है? प्रथम ग्रंथ माना है। डॉक्टर गणपत चंद्र गुप्त इसी रचना से आदिकाल, ध्यान रखें मित्रों, आदिकाल का समय 1184 से 1350 का आरंभ मानते हैं, ये ध्यान रखेंगे, और प्रारंभिक काल का कवि मानते हैं। दूसरी रचना है पंच पांडव चरित रास। रचना काल क्या है? 14वीं शताब्दी। काव्य रूप क्या है मित्रों? ये प्रबंधात्मक काव्य है। ठीक है, और कुल सर्ग कितने हैं? ध्यान रखेंगे, बहुत महत्वपूर्ण बन जाएगा। सर्ग 15 हैं। किसमें? पंच पांडव चरित रास। कथानक क्या है? महाभारत की कथा का चित्रण। इसमें पांडवों को अहिंसावादी दिखाया गया है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि किस रचना में पांडवों को अहिंसावादी दिखाया गया है? तो पंच पांडव चरित रास में। भाषा क्या है? अपभ्रंश प्रभावित राजस्थानी हिंदी। अपभ्रंश प्रभावित राजस्थानी हिंदी। तो मित्रों भाषा जरूर ध्यान रखेंगे। यूजीसी नेट में एक बार पूछा जा चुका था कि जो परमाल रासो है आलाखंड किस भाषा में लिखा गया? ठीक है, तो बुंदेलखंडी में लिखा गया, पूछा जा चुका है प्रश्न। विशेष यह राज परंपरा का पहला ऐतिहासिक महाकाव्य है। ध्यान रखेंगे, राज परंपरा का पहला ऐतिहासिक महाकाव्य कौन सा है? पंच पांडव चरित रास। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट बन जाएगा, इसको ध्यान रखेंगे। तो 2 रचनाएं हो गई। तीसरी रचना है बुद्धिरास। रचना काल क्या है? 1193 ईस्वी। काव्य रूप क्या है? मुक्ता काव्य, बुद्धिरास रासो। ठीक है, विषय क्या है? नीति, वैराग एवं आचरण संबंधित पद। इसमें प्रधान रस क्या है? शांत रस। भाषा अपभ्रंश प्रभावित राजस्थानी हिंदी, ये भी ध्यान रखेंगे। अब हमारे दूसरे कवि हैं आशव कवि। ठीक है, कौन से हैं? आशव कवि। इनकी रचना क्या है? चंदनबाला रास। ठीक है, रचना काल क्या है? 1200 ईस्वी। और यही दिसंबर 2024 में पूछा गया था। ठीक है, तो हमने यहाँ पे मेंशन कर दिया है नोट्स में, इसको ध्यान रखेंगे मित्रों। यूजीसी नेट 2024 में पूछा गया था। रचना स्थल क्या है? जालौर राजस्थान। काव्य रूप किस प्रकार काव्य है? ये प्रबंधात्मक खंड काव्य है। कुल छंद कितने हैं? 35 छंद हैं। ये सारे पॉइंट ध्यान रखेंगे। प्रधान रस क्या है? करुण रस। ठीक है, राज परंपरा में करुण रस प्रधान एकमात्र रचना। कथानक क्या है? चंपा नगरी के राजा दधिवाहन की पुत्री चंदनबाला के कष्टों और कथा का मर्म स्पर्शी चित्रण है। तो ये सारे पॉइंट ध्यान रखेंगे, बहुत महत्वपूर्ण है। चंदनबाला राज, इसका समय पूछा जा चुका है। ठीक है, 1200 ईस्वी में। रचना स्थल क्या है? जालौर राजस्थान। किस प्रकार का ये काव्य है? तो प्रबंधात्मक खंड काव्य है। कुल छंद कितने हैं? 35। उसके बाद दूसरी रचना है जीवदया रास। रचना काल क्या? 1201। रचना काल क्या हो जाएगा? 1201। काव्य रूप मुक्तक काव्य है। कुल छंद कितने? 58 है, ये ध्यान रखेंगे। प्रधान रस क्या है? शांत रस। संदेह है ना, संदेश क्या है इसका? जीवों पर दया करो और हिंसा का संदेश। उसके बाद में तीसरे हमारे कवि हैं जिन धर्म सूरी।
तो इनकी रचना देख लेते हैं, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। स्थूलभद्र रास, रचना काल क्या 1209, और ये भी जून 2024 में पूछा गया था। 3 रचनाएं वहाँ से पूछा गया समय, ठीक है, मैचिंग करने के लिए। प्रधान रस क्या है? शांत रस, ये ध्यान रखेंगे। काव्य रूप क्या है? प्रबंधात्मक खंड काव्य। भाषा अपभ्रंश प्रभावित हिंदी, ध्यान रखेंगे। इसके पहले अपभ्रंश प्रभावित राजस्थानी थी, लेकिन जिन धर्म सूरी की जो रचना है स्थूलभद्र रास, ये अपभ्रंश प्रभावित हिंदी है। कथाना क्या है? कोसा नामक वैश्या के साथ भोग लिप्त होकर स्थूलभद्र के पतित होने एवं जैन धर्म में दीक्षा लेने के बाद मोक्ष प्राप्त करने का वर्णन है। सुमतिगढ़, चौथे हमारे कवि हैं सुमतिगढ़। गढ़ क्या है? गढ़ों का अध्यक्ष, तीर्थंकर, महाभ्रमण, भ्रमण, फिर आचार्य, और फिर गढ़ और श्रावक, ये इसका क्रम है। नेमिनाथ रास, इनकी रचना है सुमतिगढ़ की। रचना काल क्या हो जाएगा? ये भी जून 2024 में पूछा गया था, दिसंबर में, ठीक है, 2024 में। रचना काल 1213 से भी, ये समय ही पूछा गया था, हमने यहीं पे मेंशन कर दिया, इसको लिख दिया है। 58 छंद हैं। भाषा क्या है? अपभ्रंश प्रभावित राजस्थानी हिंदी, ध्यान रखेंगे, अपभ्रंश प्रभावित राजस्थानी हिंदी। विषय क्या है? जैन तीर्थंकर, नेमिनाथ और कृष्ण के चरित्र का सुंदर वर्णन। नेमिनाथ से संबंधित अन्य महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। तो नेमिनाथ चरिऊ 1159 से भी हरिभद्र सूरी की है। नेमिनाथ चौपाई 1200 से भी विनय चंद सूरी की है। नेमिनाथ भागु, ठीक है, नेमिनाथ फागु 1348 से भी राजेश्वर सूरी। नेमिश्वर गीत 1515 से भी चतुर्मल किया है। तो ये अन्य रचनाएं ध्यान रखेंगे। 5वें कवि हमारे विजय सेन सूरी। इनकी रचना कौन सी? रेवंतगिरी रास, बहुत महत्वपूर्ण है। रचना काल क्या है इसका? समय 1231 से भी। काव्य रूप क्या है? मुक्ता काव्य। प्रधान रस क्या है? शांत रस। रेवंतगिरी विषय क्या है? रेवंतगिरी तीर्थ स्थल एवं नेमिनाथ की प्रतिमा का कलात्मक चित्रण है। रास परंपरा की अन्य महत्वपूर्ण रचनाएं एवं रचनाकार। तो गौतम स्वामी रास, रचना का नाम गौतम स्वामी रास। किसकी रचना है? उदयवंत विजय भद्र की है। उसके बाद में उपदेश रसायन किसकी है? जिन दत्त सूरी के, इंपॉर्टेंट, ध्यान रखेंगे। कच्छुल रास प्रज्ञा तिलक, ठीक है। जिन पद्म सूरी रास सार मूर्ति। उसके बाद में करकंड चरित रास कनकामर मुनि किया है। श्रावकाचार देवसेन किया है 933 भी, ये बहुत बार पूछी जा चुकी है। श्रावकाचार देवसेन की रचना। दब सहाव प्रयास, है ना, द्रव्य स्वभाव प्रकाश देवसेन किया है। लघुनय चक्र देवसेन किया है। दर्शन सार देवसेन की। मंजू रास अज्ञात अबू रास पल्लण किया है। नय कुमार रास है ना देल्लड़ यानी देवसेन सूरी किया है, ये ध्यान रखेंगे। समरा रास अम्बदेव सूरी किया है। प्रबंध चिंतामणि मेरतुंग किया है, ये इंपॉर्टेंट, ध्यान रखेंगे। उमर रास अभय तिलक मणि किया है। सुदर्शना चरियु यानी सुदर्शन चरित नैदंती किया है। पास चरियु पार्श्व पुराण पद्म कीर्ति किया है। नेमिनाथ फागु राजशेखर सूरी किया है। राजशेखर सूरी किया है। कुमारपाल प्रतिबोध सोमप्रभ सूरी, ये इंपॉर्टेंट। हरिश्चंद्र पुराण जाखू मरियार किया है। भरतेश्वर बावली घोर रास विजय सेन सूरी किया है। कन्नड़ देव प्रबंध पद्मनाभ किया है। तो ये प्रमुख रचनाएं होगी। और देख लेते हैं। नेमिनाथ चौपाई किसकी है? विजय सेन। विनय चंद सूरी किया है। विनय चंद सूरी किया है। नेमिनाथ चरियु हरिभद्र सूरी किया है। हरिश्चंद्र पुराण पद्मनाभ किया है। सारी रचनाएं ध्यान रखेंगे, 25 हो गई। तो और आगे देख लेते हैं। रासो साहित्य, इसी को हम चारण साहित्य भी कहते हैं। परिभाषा क्या हो जाएगी रासो साहित्य की? आदिकाल में चारण कवियों द्वारा अपने आश्रयदाताओं इन राजाओं की प्रशंसा में जो वीर रसात्मक साहित्य लिखा गया उसे रासो साहित्य या चारण साहित्य के नाम से जाना जाता है। समय सीमा क्या है? 10वीं शताब्दी। रचना स्थल राजस्थान। विशेष छंद तथ्य
अपभ्रंश में 29 मात्राओं का एक छंद भी होता है। रासो शब्द की व्युत्पत्ति विद्वानों के अनुसार देख लेते हैं। यहाँ से प्रश्न पूछा जा चुके हैं कई बार, ठीक है। गासादतासी राजसूय यज्ञ से माना है। किसकी? रासो शब्द की उत्पत्ति गासादतासी राजसूय यज्ञ से माना है। ग्रेसन राजादेश से माना है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल रसायन से माना है। विशाल देव रासो के आधार पर, बहुत महत्वपूर्ण है, कई बार पूछा जा चुका है। उसके बाद में कविराज श्यामल दास एवं काशी प्रसाद जायसवाल के अनुसार रहस्य से माना है। इन लोगों किसे माना है? रहस्य से। फिर हजारी प्रसाद द्विवेदी, दशरथ ओझा, चंद्रबली पांडे एवं माता प्रसाद गुप्त ने क्या माना है? रासक। और सर्वमान्य मत यही है, ठीक है। रासो शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? रासक। उसके बाद में बिंदेश्वरी पाठक एवं हरप्रसाद शास्त्री राज यश से माना है। नरोत्तम स्वामी रासिक से माना है, रसिक से। रामस्वरूप चतुर्वेदी ने क्या माना है? राव से। पोपट लाल शाह किसे माना है? रस से माना है। डॉक्टर बच्चन सिंह एवं नंद दुलारी वाजपेयी, बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है ये। डॉक्टर बच्चन सिंह और नंद दुलारी वाजपेयी क्या मानते हैं? राज से मानते हैं। तो ये प्रमुख राज शब्द के किसने क्या माना है, उसकी बात हो गई। रासो साहित्य की प्रमुख विशेषताएं या प्रवृत्तियां कौन कौन सी, उनको देख लेते हैं। यह साहित्य मुख्यतः चारण कवियों द्वारा लिखा गया है। क्या विशेषता है? यह साहित्य मुख्यतः चारण कवियों के द्वारा लिखा गया है। उसके बाद में दूसरा, इस साहित्य में आश्रयदाता राजाओं के शौर्य एवं वीरता का अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन हुआ है। तीसरा, इसमें तत्कालीन सामंती जीवन के यानी भोग विलास जीवन की झलक देखने को मिलती है। अगला पॉइंट, युद्धों का सजीव एवं वास्तविक वर्णन मिलता है, क्योंकि चारण कवि युद्धों में स्वयं शामिल होते थे। ये पॉइंट ध्यान रखेंगे। संकीर्ण राष्ट्रीय भावना, अपने छोटे से क्षेत्र को ही राष्ट्र मानना। ये क्या कहते थे? अपने एक छोटे से क्षेत्र को ही अपना एक संपूर्ण राष्ट्र मान लेते थे। संपूर्ण राष्ट्र के प्रति चेतना का अभाव था। डिंगल एवं पिंगल शैलियों का प्रयोग। डिंगल किसे कहते हैं? ध्यान रखेंगे मित्रों, बहुत महत्वपूर्ण है। अपभ्रंश प्लस राजस्थानी है ना, और वीर रस के वर्णन में प्रयुक्त होता है। तो डिंगल ध्यान रखेंगे, अपभ्रंश प्लस राजस्थानी डिंगल कहलाती। पिंगल क्या है? राजस्थानी प्लस ब्रज भाषा, श्रृंगार एवं कोमल भावों के वर्णन में प्रयुक्त होता है। रस विधान, प्रधान रस वीर एवं वीर रस है, और सहायक रस के रूप में श्रृंगार रस का प्रयोग किया जाता है। इस साहित्य में इतिहास और कल्पना का समन्वय मिलता है। अधिकांश रचनाएं अर्ध प्रमाणित या अप्रमाणिक मानी जाती हैं, जैसे पृथ्वीराज रासो। नायक के दैवी रूप का चित्रण और व्यापक छंद वैविध्य यानी छंदों का अजायब घर तक कहा जाता है। इस साहित्य की प्रमुख विशेषता है मुख्यतः प्रबंधात्मक काव्यों के रूप में रचना हुई है, जहाँ नायिकाएं साधारण घरेलू नारी न होकर विशिष्ट राजसी होती हैं। तो ये मित्रों क्लास हमारी यहाँ पे ख़त्म होती है। छोटी छोटी क्लासेस हैं, सभी मित्र इसको अवश्य देखें। अब इसके आगे हम अगली क्लास में पढ़ेंगे, इसमें क्या क्या पढ़े हैं। रासो साहित्य, ठीक है, रासो साहित्य की विशेषताएं और किस विद्वान ने रासो शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से मानी। यहाँ से बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न बन जाते हैं, तो ये सारे पॉइंट को हमने यहाँ पे रखा है, ध्यान रखेंगे। और रासो साहित्य की विशेषताएं देखा, ठीक है। अब इसके आगे हम अगली क्लास पढ़ेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।